हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 21 वेरिएंट 41। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1। The Earth may be assumed to be an isolated uniform sphere with its mass 6 into 10 power 24 kilograms concentrated at its center. Okay. A satellite of mass 1200 kg is in circular orbit about the Earth. In the Earth gravitational field, the period of the orbit is 94 minutes. Define gravitational field strength. क्या होती है gravitational field strength? It is force acting per unit mass. It is gravitational force acting per unit mass पे लिख सकते हैं खाली force acting per unit mass. It is force acting per unit mass. Per unit mass. Calculate the radius of the satellite. We have to calculate the radius of the satellite. सैटेलाइट का रेडियस कैलकुलेट करना। चलिए, अब आपको पता है कि सैटेलाइट जो होता है ना, ये सर्कुलर मोशन में होता है। पता है ना, सैटेलाइट आर इन सर्कुलर मोशन। तो इनको क्या चीज़ है जो घुमा रही होती है? तो सैटेलाइट्स आर इन सर्कुलर मोशन। तो इनको जो घुमा रही होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पुल। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये इसके अराउंड सैटेलाइट। दिस इज अर्थ, satellite. Why the satellite is moving in a circle? Because of the gravitational pull. तो centripetal force is provided by the gravitational pull. इन दोनों को equal कर दें। Okay. Centripetal force क्या होती है? m r omega square। और gravitational pull क्या होती है? g mass of earth, mass of satellite over radius of satellite का square. Small m is cancelled out. नो, ये आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब और ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। नो, आर वी हैव टू कैलकुलेट आर। आर को सब्जेक्ट बना लें। आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम और ये टी स्क्वायर है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। नो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड गेट द आंसर। जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। वट इज मास ऑफ अर्थ? 6 इंटू 10 पावर 24। वट इज टाइम पीरियड? 94 मिनट्स। वी नीड टाइम इन सेकेंड्स। 94 इंटू 60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। जो आंसर आएगा आर क्यूब आएगा। देन विल कैलकुलेट, इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस होल थिंग इज आर क्यूब। तो आर क्या आ जाएगा? इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। आर इज इक्वल टू 1/3। मैं ये सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, क्यूब रूट ले तो आपका आंसर आ रहा है 6.9 इंटू 10 पावर 6। कैलकुलेटर पे चेक कर ले बेटा, इसका आंसर आ रहा है 6.9 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स। ये रेडियस आ गया। ठीक है, आसान था। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट, द रॉकेट्स ऑन द सैटेलाइट आर फायर्ड so that the satellite enters in a different circular orbit that is a period of 150 minutes. पहले 94 मिनट्स था, अब ये T2 पहले क्या था, यहाँ लिख देता हूँ 94 मिनट्स। और पहले रेडियस कितना आया था, अभी आपने कैलकुलेट किया, रेडियस आया था 6.9 इंटू 10 पावर 6, ये आया था रेडियस। अच्छा, the change in mass of the satellite may be assumed to be negligible so that the radius is this much. अब अपने न्यू रेडियस निकालना है। ओके, शो दैट, फाइंड आउट करना है ना। तो आपको टाइम पीरियड, कंपैरिजन क्वेश्चन बन गया ना। तो जब टाइम पीरियड कितना था 94 मिनट्स, तो रेडियस कितना था? व्हाट वाज द रेडियस? 6.9 इंटू 10 पावर 6। नाउ द T2 is 150 minutes and we have to calculate radius. What is the relationship between R and T? अभी आपने सॉल्व किया था, क्या आया था आपके पास रिलेशन? R क्यूब इज इक्वल टू जी
एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये रिलेशन आया था। यू नो ये जो ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, पीछे आपने प्रूव किया है। कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हटा दो तो रिलेशन क्या आ जाता है, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, आर वन क्यूब ओवर टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू क्यूब ओवर टी टू स्क्वायर। बेटा जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं द रेशियो इज कांस्टेंट। तो आर वन क्यूब कितना है, 6.9 इंटू 10 पावर 6 क्यूब लेंगे इसका। टी वन स्क्वायर कितना है, व्हाट इज टाइम पीरियड, 94 मिनट्स। यहाँ पे आप चाहे मिनट्स में टाइम ले लें, देखो ना इधर ये भी मिनट्स में होगा, ये भी मिनट्स में होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करना कैंसिल हो जाएगा। तो आप वही यूनिट यूज कर सकते हैं, 94 स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू क्यूब फाइंड आउट करना है, और ये कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू क्यूब रूट लेने के बाद आ रही है हमारे पास 9.4 इंटू 10 पावर 6, ऑलमोस्ट 9.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स आ रही है वैल्यू। अच्छा भाई नेक्स्ट, स्टेट विद द रीजन वेदर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ओके, अब आप देखिए कि टी स्क्वायर और आर क्यूब का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, देखिए ना अभी हमने प्रूव किया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टी ज़्यादा है तो आर भी ज़्यादा है। तो पहले वाला ऑर्बिट का रेडियस कम था, ड्रॉ करते हैं ये अर्थ, ये आर वन है, दिस वाज द आर वन, इट इज स्मॉलर रेडियस एंड दिस इज आर टू। तो विच इज अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ से कौन सा अवे, आर टू अर्थ। तो आप यहाँ से यूर मूविंग अप, यूर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, तो जी पी इज इंक्रीजिंग, इट इज increasing, the gravitational potential energy is increasing। जी जनाब, नेक्स्ट पार्ट। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब हमने सैटेलाइट की चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, जीपी फाइनल, जीपी टू कर लेते हैं इसको, माइनस जीपी वन। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीपी, minus g m1 mass of earth, mass of satellite over r2 minus g m over r1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्म पहले आ जाएगी, तो हो जाएगी जी m ओवर r1 माइनस जी m ओवर r2। नाउ यू कैन टेक जी m कॉमन, जी एम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। नो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर, तो चेंज इन जी पी ई इज इक्वल टू, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 पावर-11। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10 पावर 6। व्हाट इज मास ऑफ सैटेलाइट, 1200 किलोग्राम्स। 1 ओवर r1 1 ओवर 6.9 इंटू 10 पावर 6 और माइनस 1 ओवर 9.4 इंटू 10 पावर 6 ब्रैकेट क्लोज। व्हेन यू सॉल्व इट, चेंज इन जीपी के लिए सब वैल्यूज डाल देंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है जनाब 1.9 इंटू 10 पावर 10, 1.9 इंटू 10 पावर 10 जाउल्स, ये आंसर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. An ideal gas is contained in a cylinder by the means of movable frictionless piston as illustrated in figure 2.1। ये पिस्टन है और ये मूवेबल है, दिस इज पिस्टन और ये आउटवर्ड मूव कर रहा है, आउटवर्ड मूव कर रहा है। ओके, और ये गैस मॉलिक्यूल्स है, इट इज कोलाइडिंग और ये बाउंस बैक कर रहा है, आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, इनिशियली द गैस हैज वॉल्यूम दिस मच, वॉल्यूम गिवन है, pressure this much and temperature this much, show that the number of gas molecules is this much।
नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकालनी। तो फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू NKT। What is pressure? 3.3 into 10 power 5. What is volume? 1.8 into 10 power minus 3. And number of molecule we have to find. K Boltzmann constant 1.38 data sheet में given है, 10 power minus 23. What is temperature should be in Kelvin? 310. When you solve it तो approximately यही आंसर आ जाएगा 1.4 into 10 power 23। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी कर सकते हैं, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो एक मोल में एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, तो जो मोल्स आएंगे उसको रेशियो प्रोपोर्शन से निकालना। अच्छा, नेक्स्ट कहता है यूज काइनेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द पिस्टन इज मूव्ड सो दैट द गैस एक्सपेंड देयर इज कॉज दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ओके, आपने यूज काइनेटिक थ्योरी करनी है, काइनेटिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करना है, मूवमेंट के थ्रू, काइनेटिक के थ्रू, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के थ्रू। अब यू कैन सी कि पिस्टन इज मूविंग आउटवर्ड। इफ यू ड्रॉ इट हियर, ये सिलेंडर है और बेटा ये पिस्टन है, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। पिस्टन, ये पिस्टन है और ये अवे मूव कर रहा है, ये भी लेफ्ट पे जा रहा है और मॉलिक्यूल जो कोलाइड करना है वो भी लेफ्ट पे आ रहा है। तो जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही होती है और एक गाड़ी पीछे से आके टक्कर मारती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड कम होती है ना। देखो, अगर एक चीज रुकी हुई है, आपका बैट रुका हुआ है और बॉल आ रही है, तो बॉल आके बाउंस बैक करेगी, बिल्कुल ठीक है, करेगी। अच्छा, आप चाहते हो कि बॉल कम स्पीड से बाउंस बैक करे, तो आप पता क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है ना, अपना ये बैट है, सपोज ये बैट है आपका, ये बॉल आ रही है, बॉल इधर आ रही है तो बैट भी पीछे को करोगे, तो उसकी इम्पैक्ट स्पीड कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। और अगर चाहते हो कि बॉल तेज जाए, तो फिर क्या करोगे आप, बैट और बॉल, बॉल इधर आ रही है तो बैट को इधर लेके जाओगे, तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो यहाँ की इनकी रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल नॉर्मल। और सॉरी, यहाँ पे नॉर्मल नहीं, यहाँ पे जब रुका हुआ है, जब ये रुका हुआ है रेस्ट पर है बैट, यहाँ पे नॉर्मल रहेगी स्पीड। लेकिन जब उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है बैट, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, बैट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी, इम्पैक्ट पे स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एज पिस्टन इज मूविंग आउटवर्ड्स, तो एज पिस्टन इज मूविंग आउटवर्ड्स, piston is moving outwards, therefore the speed of molecule after impact decreases, speed of molecules after impact decreases। अच्छा, जब स्पीड डिक्रीज हो गई, therefore their average kinetic energy decreases, and since temperature is directly proportional to mean kinetic energy, mean kinetic energy, therefore temperature decreases। यह मुश्किल कॉन्सेप्ट था, इसलिए टेम्परेचर कम हो रहा है। पिस्टन आउटवर्ड मूव कर रहा है ना, तो उसको टक्कर मारने के बाद मॉलिक्यूल की स्पीड कम हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। ये मेरा मुश्किल चीज़ थी, आई नो। अच्छा भाई, द गैस एक्सपेंड सो दैट इस वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम दिस मच, V1 ये है, V2 ये है, इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो रहा है, एंड द टेम्परेचर ये इतना हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ओके, वॉल्यूम 1.8 से 2.4 बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस, where K is Boltzmann constant, T is thermodynamic temperature. Calculate the increase in U, increase in internal energy। आइडियल गैस है, यू नो इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो पता है ना आपको। अब जो आइडियल गैस है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हो जाएगी इंटरनल एनर्जी, क्या हो जाएगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी द चेंज इन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का सम कैसे निकालते हैं,
काइनेटिक एनर्जी, ये तो मीन काइनेटिक एनर्जी, ये जो आपको गिवन है इट इज मीन काइनेटिक एनर्जी, इट इज व्हाट, मीन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मीन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एन, ये हो जाएगा फॉर्मूला। आज फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा उसके साथ आता है जो चेंज हो रहा है, डेल्टा, अब एन तो चेंज नहीं हो रहा। और अगर आप फॉर्मूले में इसको काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख लें, 3/2 के भी चेंज नहीं हो रहा, क्या चीज़ चेंज हो रही है, डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा उसके साथ आता है जो चेंज हो रहा हो। तो हमें पता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जो आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज के इक्वल होती है, तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करती है, मतलब n टाइम्स 3/2 kT, ये होती है जी 3/2 kT, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज निकालना है तो मैं इसको पूरा लिख के बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी का एन ऑफ मॉलिक्यूल्स 3/2 kT1 माइनस n 3/2 kT2, ऐसे होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप कॉमन ले सकते हैं ना, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, T1 माइनस T2। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, n कितना था, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले थे 1.4 इंटू 10⁻23, 3/2 k कितना होता है, बोल्टन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23, और T1 माइनस T2 288, नहीं इनिशियल टेम्परेचर, हाँ 288 माइनस 310, T2 माइनस T1 करेंगे यार, ये चेंजिंग काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल में गलत लिख दिया, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसलिए आओ तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -64, -64 जॉल्स, -64 जॉल्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल T2 है, इनिशियल T1 है, ठीक है। चेंज निकालना, आगे कहता है द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज दिस मच, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज दिस मच, यूज योर आंसर टू एक्सप्लेन वेदर द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द गैस। अच्छा, इक्वेशन लिखी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर किसके इक्वल होता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, ये कितनी आ रही है आपकी, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये -64 है, और ये प्लस कितना है, वर्क डन बाय 76, इसका मतलब +12, तो हीट ट्रांसफर इन करनी पड़ेगी, प्लस आ रहा है ना आंसर, तो हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन, हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन, क्योंकि डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल्टा यू कितना है 64, वर्क डन कितना है 76, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये होती है ना, ये भी 64 होता और ये भी 64 होती है, -64 ये +64, तो फिर होता वर्क डन बाय 0 होगा। ठीक है जनाब, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। It is an oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to displacement but opposite to the displacement towards a fixed point. पता है आपको। Next, a mass m is held on a horizontal surface by the means of two springs. One spring is attached to a fixed point P, this is fixed point P, and the other spring is connected to an oscillator, this is, ये spring जो है, it is connected to oscillator as shown. The spring having spring constant 130, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 130, यहाँ लिख देता हूँ 130 न्यूटन पर मीटर।
always extended. The oscillator is switched off. The trolley is displaced along the line of spring and then released. The resulting oscillations are SHM. The acceleration is given by the expression this, where x is displacement of the trolley and its equilibrium position. The mass is 840. Calculate frequency. Frequency calculate करनी है. Okay. अब आप इसको इक्वेट करोगे कौन सी इक्वेशन के साथ? SHM की इक्वेशन क्या होती है? A is equal to minus omega square x. A की जगह पे ये है, yes. X की जगह पे x है, omega square किसकी जगह पे? इसकी जगह पे. So we can say omega square is equal to 2k over m. Omega is equal to 2k over m का square root. And omega क्या होता है? 2 pi f. 2 pi f is equal to under root 2k over m. And f is equal to 1 over 2 pi under root 2k over m. Now substitute the values. 1 over 2 into 3.142 under root start 2 into 130 divided by mass in kilograms. 840 है ना, 1000 पे डिवाइड करते हैं 0.84. सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ रही है. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 2.8 हर्ट्ज. 2.8 हर्ट्ज. The oscillator in B is switched on. The frequency of oscillation of the oscillator is varied, keeping its amplitude constant. The amplitude of oscillation of the trolley is seen to vary. The amplitude is maximum at a frequency calculated this much. State the name. अब आपने ऑसिलेटर को ऑन किया, ऑसिलेटर को एक पीरियोडिक फोर्स दे रहा है और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आपने पीछे कैलकुलेट किया है 2.8 हर्ट्ज के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा है. तो कौन सा फिनोमिना होता है? जब पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम से मैच करती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. रेजोनेंस. At any given frequency, the amplitude of oscillation of trolley is constant. किसी भी given frequency पर उसका amplitude constant है. Explain how this indicates that there are resistive forces. बेटा oscillator is providing a periodic force. Oscillator is doing work done. Oscillator is doing work that is supplying energy, that is supplying energy continuously. Up as amplitude is constant, it means energy as amplitude is constant. Amplitude का रिलेशन क्या होता है टोटल एनर्जी के साथ? टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर होता है ना. ओके, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. एंड एज एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट मींस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. हाउ इट इज पॉसिबल कि एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट? ये कब होता है? व्हेन एनर्जी इज कांस्टेंट, व्हेन एनर्जी सप्लाइड by the oscillator is equal to energy lost as thermal energy due to resistive forces. Due to resistive forces. ठीक है. जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी. Outline the use of ultrasound to obtain diagnostic information about the internal body structure. Outline the use of ultrasound to obtain diagnostic information about the internal structure. बेटे ये आपको सब आता है. क्या करते हैं जी अल्ट्रासाउंड में? मैं सिर्फ डिक्लेयर करा रहा हूँ. High frequency ultrasound pulses are transmitted into the body. These transmitted pulses are reflected back and transmitted to every boundary inside the body. The reflected pulses are detected at the surface. They are detected, they are amplified and processed. The time delay gives the information about the depth of the boundary, जहाँ से वापस आ रही है,
and the intensity of reflected pulse gives the information about the nature of bond. ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इसको आपने याद किया हुआ, इसको लिख देंगे बेटा। अच्छा भाई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इट इज नॉट इन सिलेबस, अब सिलेबस से एक्सक्लूड हो गया है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे। नेक्स्ट, an isolated metal sphere of radius r is charged so that its electric field strength at the surface is E naught. On figure 6.1, sketch the variation of electric field strength E with the distance x from the center of sphere. Your sketch should extend from 0 to 3. Electric field strength, metallic sphere है, its radius is r, the electric field strength at surface is E naught. You know, inside the sphere there is no charge, तो electric field strength inside the sphere कितनी होती है? 0 होती है। जहाँ तक सरफेस चल रही है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0,0,0,0,0,0 रहेगी, यहाँ तक सरफेस तक। फिर एकदम से कितनी हो जाएगी? ये इतनी हो जाएगी। तो सीधी वर्टिकल लाइन ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल है, आप सीधी ड्रॉ करेंगे। अच्छा, क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का? के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर, व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज डिवाइडेड बाय 4। ये 2r होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, हाफ हो जाएगी, हाफ का भी हाफ। Here, when it is multiplied by 2, distance is multiplied by 2, electric field strength is divided by 4. When it is multiplied by 3, it is multiplied by 3, then it is divided by 3 square 9. E by 9 कहाँ पर होगा? इधर से भी कम, ऑलमोस्ट here. आप चेक कर लीजिएगा कहाँ पे बनेगा, यहीं पे कहीं पे बनेगा, नीचे कहीं बनेगा। तो इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, इसको यूँ ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट, the de Broglie wavelength of a particle is lambda naught when momentum is p naught. Okay. On figure 6.2, sketch the variation of the momentum and de Broglie wavelength from this to this. क्या रिलेशन होता है? de Broglie wavelength is equal to h over momentum, inversely proportional to momentum. अच्छा, पहले तो वो कह रहे हैं ना कि लैम्डा नॉट है तो पी नॉट है, लैम्डा नॉट पे पी नॉट है, पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा, अब जब लैम्डा कितना, मोमेंटम कितना हो रहा है? मोमेंटम इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पी नॉट बाय 2, हाफ हो रहा है, मोमेंटम हाफ हो रहा है, मोमेंटम इतना हो रहा है, इतना हाफ, मोमेंटम हाफ होगा तो जब ये डिवाइड बाय 2 होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 हो जाएगा, यू नो डबल हो जाएगा, लैम्डा इधर आएगा। इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है? यूं करना, यूं बनेगा बेटे कर्व। जूम आउट करो, उसको नजर आ रहा है आपको? इनवर्स का ग्राफ बनेगा, बस जब ये मोमेंटम हाफ होगा तो वेवलेंथ डबल हो जाएगी। A radioactive isotope decay with a half-life 15 to form a stable product क्या? ये daughter है। अच्छा, a fresh sample of radioactive isotope T0 to contain n nuclei and no nuclei of stable product. शुरू में stable product 0 है। On figure 6.3, draw the variation of the number of n of the stable product. daughter का ग्राफ बनाना है, जूम आउट करना पड़ेगा, जूम आउट। बेटा डॉटर का ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है? पेरेंट का पहले बनाएं, पेरेंट का बना रहा हूँ, ये नहीं आंसर नहीं है। पेरेंट इतना है, एक हाफ लाइफ के बाद हाफ रह जाएगा पेरेंट, 15 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद हाफ का हाफ हो जाएगा, 45 सेकंड में इसका भी हाफ हो जाएगा। तो पेरेंट का ग्राफ कैसे बनेगा? ये नहीं मांग रहा वो, इज नॉट आस्किंग दिस, हमने डॉटर का ग्राफ बनाना है। तो डॉटर का ग्राफ इसका मिरर इमेज बनेगा ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा डॉटर, ये जहाँ ये हाफ तो भी हाफ, जहाँ पे कट करेंगे ये 1/4 तो वो 3/4, और ये यहाँ पे
इसके ऑपोजिट ज्वाइन कर दें। तो ये हमारा आंसर है, ये आंसर ये ड्रॉ करना है आपको। इसको इरेज कर देंगे, इरेज कर देंगे, इस वाले को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, इरेज। ये आंसर है। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटेंस? चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट पर यूनिट वोल्ट। क्यों चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट कहना जरूरी है? ठीक है। A capacitor of capacitance C is connected into the circuit, positive negative capacitor AB. When the two-way switch is position A, ये टू वे स्विच को जब यहाँ पे करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इससे पॉजिटिव आ जाएगा, इससे नेगेटिव आ जाएगा। And the capacitor is charged so that the potential difference is V. The switch is moved to B and the capacitor fully discharges through the sensitive. जब यहाँ पर होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल सही। The switch moves repeatedly between A and B so that capacitor charges and then discharges the frequency F. Show that average current is this much. Average current. तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज ओवर टाइम। चार्ज किसके इक्वल है? चार्ज है सी वी ओवर टाइम, एंड यू नो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो रिप्लेस करते हैं, तो I इज इक्वल टू एफ सी वी। प्रूव। नेक्स्ट, for a potential difference of 150 and frequency of 60, the average current is 4.8 microampere. Calculate capacitance. Formula क्या है? I is equal to FCV. Now we have to calculate C. C is equal to I over FV. I कितना है? 4.8 into 10 power minus 6. What is frequency? 60. What is voltage? 150. When you solve it, the answer आ रहा है जनाब, the answer should be in picofarad. आंसर आ रहा है कैपेसिटेंस का 5 5.30 into 10 पावर माइनस 10 फेरेड। अच्छा, पिको फेरेड में कन्वर्ट करना है तो 1 फेरेड इज इक्वल टू 10 पावर 12 10 पावर 12 पिको फेरेड। तो मल्टीप्लाई 10 पावर 12, तो कितना हो जाएगा? इसको 10 पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 530 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 10 पावर 12, तो ये आंसर आ जाएगा 530 पिको फेरेड। A second capacitor having capacitance as shown in this is connected into the circuit. The two capacitors are in series. State and explain the new current on the ammeter. सीरीज में लगा दी। फॉर्मूला क्या होता है? I is equal to FCV. I is proportional to C when F and V are constant. See, in series, total capacitance is half. तो कैपेसिटेंस इज हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो करंट इज हाफ। तो 4.8 का आधा कितना होता है? 2.4। तो लिखेंगे I इज इक्वल टू, ये लिख देंगे C, तो लिख दें F एंड V आर कांस्टेंट, देयरफॉर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C व्हेन combined capacitance is halved. In series total capacitance is halved. In series total capacitance is halved, therefore current is halved. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, इट इज नो मोर इन सिलेबस। तो अब हम सॉल्व नहीं कर रहे इसको। नॉट इन सिलेबस, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, पहले था बेटा अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है जी मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट अप टू विच the other magnets or moving charges or current carrying conductor experience the magnetic force, या बता देंगे। A rectangular piece of aluminum foil is situated in a uniform magnetic field of flux density V as shown। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू पी क्यू आर एस, ये इस फेस के ऊपर वाले फेस के ऊपर। On figure 9.1, shade the face of the foil on which the electron initially accumulate. You know, electrons are charged particles. कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये इधर को मूव कर रही है, तो इनकी मूवमेंट से व्हाट इज करंट डायरेक्शन? ऑपोजिट। नाउ अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर ऊपर से नीचे करें, फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में। तो थंब आपका किस साइड पे आएगा? आपका थंब इस साइड पे आएगा, इस वाली साइड, इस वाली साइड। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगी, जब यहाँ पे एंटर होंगे तो विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस शेप पे। एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट। कंटिन्यूसली क्यों नहीं एक्यूमुलेट होंगे? द एक्यूमुलेशन विल क्रिएट द नेगेटिव चार्ज हियर एंड पॉजिटिव ऑन द अदर साइड, सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज established. Now the charged particles, electrons, will experience electric force opposite to the magnetic force. And when electric force balances the magnetic force, the particles move straight. तो ये बता देंगे कि the separation of charges on opposite sides creates an electric field. So electric field force acts opposite to the magnetic force. ये बता देंगे। The Hall voltage across is given by the expression VH is equal to IP NTQ, where I current state what is meant by N. N क्या होता है? N is number of free charge carrier, number density. N is number density of what? Free charge carriers. Number density of charge carriers. इलेक्ट्रॉन ना बोले क्योंकि सेमीकंडक्टर होता है आमतौर पे नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। N is number density, खाली नंबर डेंसिटी नहीं, किसकी नंबर डेंसिटी? फ्री चार्ज कैरियर। अब इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, ये लिखना है। यूज लेटर्स टू आइडेंटिफाई टी। टी थिकनेस होती है ना, तो यहाँ पे थिकनेस किसके इक्वल है? इसकी ये थिकनेस। एस डब्ल्यू लिख दें या पी वी लिख दें, दोनों चलेगा। एस डब्ल्यू और पी वी। Suggest why in practice the Hall probe are usually made using semiconducting material rather than metal. You know, Hall voltage is IB over NTQ. Hall voltage is inversely proportional to number density. So semiconductors have small n, therefore Hall voltage is measurable. In conductor number density is huge, ये बहुत कम होगी। To have considerable measurable Hall voltage, the number density should be less, therefore we use semiconductors. State Lenz's law. क्या होता है Lenz's law? The direction of induced current or EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. A metal ring is suspended from a fixed point P by the means of the thread. The ring is displaced a distance d and released. The ring completes many oscillations before coming to rest. Okay. The poles of the magnets are placed near to the ring, जैसे diagram 2 में नजर आ रहा है। The ring is again displaced a distance d and released. Explain why the ring completes fewer oscillations before coming to rest. अब जल्दी क्यों रुक रहा है? तो बेटा सेम एक्सप्लेनेशन है, क्या है? The ring cuts the magnetic flux. It cuts the magnetic flux को phi कहते हैं,
उससे क्या होता है, EMF इज इंड्यूस्ड। सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस EMF इज इंड्यूस्ड। अच्छा, फिर रिंग है ना बेटा, आपको पता है इस पार्ट का रेडियस कम है, इस पार्ट का रेडियस ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। डिफरेंट EMFs आर इंड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट EMFs आर इंड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। तो क्या होगा, रैंडम एडीज करंट्स आर इंड्यूस्ड। क्लोज पाथ है क्योंकि क्लोज लूप है ना, तो एडीज करंट्स आर इंड्यूस्ड। तो फिर आप बताएंगे द डायरेक्शन इंड्यूस करंट सच दैट अपोजिट मोशन, द इंड्यूस करंट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। जी, तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन ऑन द एडीज करंट। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इंड्यूस्ड एडीज करंट ऑपोजिट टू द मोशन। ऑपोजिट टू मोशन, ये भी कह सकते हैं। और एडीज करंट हैज हीटिंग इफेक्ट, करंट हैज हीटिंग इफेक्ट, करंट हैज heating effect. So thermal energy is produced on the expense of thermal energy, गर्म हो जाएगा ना, is produced, therefore vibrational energy, mechanical energy decreases, therefore vibrational energy decreases, vibrational energy decreases। ये अपने आंसर वाली जगह पे रखेंगे, ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे ताकि नंबर मिले। अच्छा, द रिंग इज नॉट कट सो दैट देयर इज अ शेप, इस तरह की शेप हो गई है। एक्सप्लेन व्हाई when the process is repeated the cut completes more oscillation। you know, अब जो एडीज करंट का ना पाथ कंप्लीट नहीं होगा, देयर इज लेस एडीज करंट, लेस एडीज करंट्स आर इंड्यूस्ड। as path is not completed, as path is not completed, path complete नहीं हो रहा और there is more resistance, तो less opposing forces, less current हो रहा है, less opposing forces, therefore less heat energy is produced। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम एंड इट्स हार्डनेस आर कंट्रोल्ड। इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी, कम इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे तो कम इंटेंसिटी होगी। तो फिलामेंट करंट को कंट्रोल करते हैं, intensity and control. Their intensity depends on number of electrons hitting. The number of electrons emitted depends on filament current. The filament current controls. और हार्डनेस कैसे कंट्रोल करते हैं, हार्डनेस डिपेंड्स ऑन frequency and frequency depends on speed with which the electron collide with a metallic target, and speed is controlled by potential difference between cathode and anode, accelerated potential difference between cathode and anode। A model of limb consisting of soft tissue bone are shown। ये आ रही है आई नॉट, इधर से गुजर रही है और सॉफ्ट टिश्यू से गुजर रही है और बोन से गुजर रही है, और ये सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू से गुजर रही है। द सॉफ्ट टिश्यू हैज थिकनेस दिस मच, बोन दिस मच। आपको एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट गिवन है, डेटा फॉर द लिनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट इज गिवन। अब पढ़ने क्वेश्चन क्या कहता है,
A parallel beam is incident normally on the model. Calculate I नॉट. सॉफ्ट टिश्यू से जो जा रही है आई एस की इंटेंसिटी बतानी है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, और बोन से जो कंबाइंड बतानी है. ओके, 0.92 और 2.9 इधर बतानी है इंटेंसिटी. तो आपको पता है जब इससे गुजरेगी तो एक्सपोनेंशियली कम होगी ना, तो आई एस किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस म्यू एक्स. आई नॉट तो आई नॉट रहेगा, ई पावर माइनस म्यू. व्हाट इज म्यू, 0.92, और व्हाट इज थिकनेस 9 सेंटीमीटर. सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4. ये वाली जो बीम है ये सॉफ्ट टिश्यू से भी गुजर रही है, बोन से भी गुजर रही है, सॉफ्ट टिश्यू से भी. 3 सेंटीमीटर तो ये है ना, टोटल 9 है, तो इसका मतलब 3 ये होगा और 3 ये होगा. टोटल 6 गुजर रही है ये सॉफ्ट टिश्यू से, और 3 सेंटीमीटर गुजर रही है बोन से. दोनों में एक्सपोनेंशियली कम होगी, तो आई नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या, ई पावर माइनस म्यू वन एक्स वन, ये सॉफ्ट टिश्यू, और ई पावर माइनस 2 बार ई, क्योंकि 2 मीडियम से गुजर रही है. तो यहाँ हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस व्हाट इज म्यू वन 0.92 इंटू व्हाट इज x1 6 इंटू ई पावर माइनस 2.9 बोन वाला एक्सपोनेंशियली 2.9 मल्टीप्लाई बाय बोन की थिकनेस दिस. तो आंसर कितना आ रहा है, 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 7 आई नॉट. ये वाली इसकी वैल्यू आई सी की वैल्यू आ रही है. बेटा जब भी आपको पता है ना एक्सरे गुजरेंगी तो उनकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होगी ना. ग्राफ पता है ना, यूं बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है यूं. यहाँ पे होता है आई, यहाँ पे होता है थिकनेस, ये होता है आई नॉट. तो ये एक्सपोनेंशियली इंटेंसिटी कम होती है तो ई वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है. बड़ा बात. तो आखिरी पार्ट कहता है बाय रेफरेंस टू दिस सजेस्ट विद द रीजन वेदर गुड कंट्रास्ट ऑन अ एक्सरे इमेज. बिल्कुल गुड कंट्रास्ट होगा, क्योंकि आई सी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, जो खाली उधर से गुजर के आई है, बोन और दोनों से गुजर के आई, 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 7, और आई एस जो खाली सॉफ्ट टिश्यू से गुजर के आई है उसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4. तो इनमें बहुत फर्क है. तो आई सी इज मच स्मॉलर देन आई एस. तो जब इंटेंसिटी में बहुत फर्क है तो कॉन्ट्रास्ट में भी बहुत फर्क होगा, ये बताएंगे. Question number 12. Electromagnetic radiation of single constant frequency is incident on a metal surface. This causes electron to be emitted. Explain why the maximum kinetic energy of electron is independent on the intensity. Maximum kinetic energy. What is maximum kinetic energy? आपको पता है ना, energy of incident photon HF is equal to work function energy plus kinetic energy max होती है. ये एक सिंगल फोटोन की बात करते हैं. काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके इक्वल होती है, HF माइनस वर्क फंक्शन. ओके, when we increase the intensity we increase the number of photon increasing. When increasing intensity mean more photons are incidents. Increasing intensity means more photons are incident. More photons are incident, but with same energy. But with same energy. So as work function is constant and energy of incident is constant, energy of single photon is same, therefore kinetic energy is same. And an electron receives a single photon. A single photon is transferred to an electron. तो इसको जरा एक्सप्लेन करके लिख देंगे. Ultraviolet radiation of wavelength this much is incident on metal surface. The maximum kinetic energy is this much. Determine the energy of photons.
E इज इक्वल टू एच एफ या एच सी ओवर लैम्डा, वैल्यू डाल दें 6.67 इंटू 10 पावर माइनस एच के लिए होती है 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी कितना होता है 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है 250 इंटू 10 पावर माइनस 9। व्हेन यू सॉल्व इट एनर्जी जॉल्स में आएगी आपकी, एनर्जी आ रही है 5.96 7.96 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल्स। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 से डिवाइड कर देंगे एलिमेंट्री चार्ज से, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन एनर्जी निकालनी है आपने, वर्क फंक्शन एनर्जी। व्हाट इज द इक्वेशन? एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अच्छा, एच एफ की वैल्यू है आपके पास, एच एफ कितना है, फोटोन की एनर्जी भी हमने निकाली है 5, वर्क फंक्शन है ये, वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी है 1.4। व्हाट इज 5 माइनस 1.4, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, हो गया? यस।